एक वेटनरी डॉक्टर से लेके सियासत तक का बड़ा लंबा सफ़र रहा है। पूरा जब सिनेरियो पीछे मुड़ के देखते होंगे अपने जीवन का, एक सियासी सफ़र बहुत संघर्षशील भी रहा है और सुखद भी रहा है, और कैसे देखते हैं आप, क्या पाते हैं, क्या खोया क्या पाया? ये तो कभी जिंदगी में बैठ के सोचना पड़ेगा क्या खोया क्या पाया। तो अभी वो उम्र नहीं है। लेकिन मैं इस अपने शहर में वापस बिजनेस के लिए आया था जी, काम करने के लिए। मैंने पहले पीएचडी करने के बाद मैं कनाडा गया, मैं यूएस रहा, और वहाँ से छोड़ता हुआ अपने गाँव वापस आया। मैं अमेरिका भी और कनाडा करीब 1.5-2 साल रहा। उसके बाद अपने गाँव वापस आया। मैंने जॉब की सरकार में, जॉब के बाद मैंने बिजनेस किया, और मैं बिजनेस के लिए मुजफ्फर आया। और जब बिजनेस के लिए मुजफ्फरनगर आया तो मुझे पता लगा तो मेरे जनपद को क्या गया, यहाँ तो एक नेक्सस था पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसरों का, जो लोगों को लूटने का ही काम करता था। हर चीज़ के पैसे फिक्स थे। आप बिना पैसे कहीं जा ही नहीं सकते। और पैसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से रिश्वत देते हो अपने काम के लिए, आपका एक्सटॉर्शन था यहाँ पे। आप कभी किसी से पूछना। मेरा राजनीति में आने का समय उसी समय शुरू हुआ था जब मुझे एक्सटॉर्शन के लिए बाध्य किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए हम लोगों के ऊपर बिजनेस करते हुए कि पैसे दीजिए पैसे दीजिए पैसे दीजिए। उसके खिलाफ मैं आया था। और आज 9.5 साल हैं जिस बात के लिए मैं आया था। आप इस जनपद में जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, आप उनसे कभी पूछना, ये मेरे कहने की बात नहीं कि इन 9.5 साल में मैं कितना बेहतर कर पाया, कितना अलग बात है। लेकिन मैंने किसी का एक्सटॉर्शन नहीं होने दिया। मैंने उस नेक्सस को दोबारा नहीं पनपने दिया। वो नेक्सस तोड़ाया। यहाँ कोई भी इंडस्ट्री वाला ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरे से जो पैसे मांगता है, मुझे कोई दुखी करता है, अननेसरी, वो उसका काम है, कुछ और वो करे वो उसकी इच्छा है। लेकिन मैंने इस नेक्सस को नहीं पनपने दिया। यहाँ डेवलपमेंट की राजनीति थी। मुजफ्फरनगर की राजनीति थाने और तहसील पर आधारित थी। किसी को पकड़वा दो, किसी को छुड़वा दो। मैंने यहाँ लोगों को बताया कि डेवलपमेंट भी होता है, सड़कें बनवाए। अब मेरे जनपद में कोई सड़क ऐसी नहीं जिसका चौड़ीकरण मैं करवा सकता हूँ। 100% सड़कें जिनमें जमीन थी चौड़ीकरण करा दिया। नए नए हाईवे आया, रेलवे का काम 1920 की रेल लाइन थी, अब दोहरीकरण मेरे आने के बाद। तो मैंने जरूर बताया लोगों को कि डेवलपमेंट की सोच के साथ भी राजनीति की जा सकती है, थाने कचहरी से अलग। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर अलग राज्य बना देंगे तो आपके दृष्टिकोण से बहुत बड़ा बदलाव, प्रोस्पेक्टिव में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग प्रदेश की आपने मांग जो करी है, किस चीज़ से मतलब अलग प्रदेश बनेगा तो क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? किस लिए आपने ये सोचा? आपने एक नया मुद्दा आपने दिया है। की शुरुआत हुई थी हाईकोर्ट की बेंच से जी। मुजफ्फरनगर दंगों के बहुत मुकदमे थे और बहुत से मुकदमों में मैं पैरोकारी या पैरवी बोलते हैं करता था। मैंने नजदीक से देखा है माउथ फीडिंग जो हम लोगों का होता है जी। बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता। वो वही जान सकता है जो इलाहाबाद फंसता है। सही बात, आपका क्षेत्र भी है तो बड़ा वही इलाहाबाद जो फंसता है वो इस बात को जानता है जी। बहुत कोशिश हुई, मुझे लगता है कितने सालों से संघर्ष चल रहा है। आज तक 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर हाईकोर्ट बेंच नहीं हमें मिल पाई। तो इस पीड़ा को पिछले जब से मुकदमे चल रहे हैं मैं तो बहुत भुगतता हूँ। और बहुत सी बातें हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी का एक रहा है पहले से कि छोटे स्टेट में बेहतर वो होता है। ये एक व्यक्तिगत राय थी, मंत्री की राय नहीं कह सकते, संजीव बालियान की राय थी। और इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सांसद के नाते मैंने भी अपनी बात कही थी। संजीव बालियान जी का ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी रहा है कि जो अभी सपनों में है और उसको साकार करना चाहते हैं? ऐसा कौन सा भी ड्रीम प्रोजेक्ट आपका बाकी? 3-4 हैं जी। एक ही नहीं। एक तो RRTS सबकी मेरठ तक आ रही है जी। और हम भी NCR का हिस्सा है बिल्कुल। तो एक तो ये है कि मेरठ से बढ़कर ये मुजफ्फरनगर आए। मुजफ्फरनगर नहीं, मैंने तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बात की, पुष्कर धामी मेरे मित्र हैं। मैंने उनको कहा इसको हरिद्वार तक जाना चाहिए। कितना टूरिस्ट हरिद्वार आता है, सोचिए, कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग हरिद्वार आते हैं। तो दिल्ली से जो अजमेर RRTS वो 190 किलोमीटर है जी। ऑलरेडी 190 किलोमीटर केंद्र सरकार एक बना रही है, चल रहा है उस पर काम। और अगर आप दिल्ली से हरिद्वार देखेंगे तो भी करीब 190-200 किलोमीटर होगा। तो अगर हरिद्वार जुड़ जाएगा तो हम तो बीच में जुड़ेंगे। मुजफ्फरनगर तो हमारी बल्ले बल्ले अपने आप हो जाएगी। तो अगर वो आगे बढ़े या मुजफ्फरनगर तक आए, मतलब मुजफ्फरनगर RRTS से जुड़े, जो एक पलायन की प्रक्रिया है ना, जैसे अब मुजफ्फरनगर के बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली या नौकरी करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि मुजफ्फरनगर से नौकरी दिल्ली कर रहा है या नोएडा कर रहा है
और सुबह अपने घर से उठे, RRTS में बैठे और नौकरी करके शाम को वापस आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। RRTS मेरा है। मेरे जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया मुझे अभी तक। उसका कारण ये कि पॉलिसी है कि देश में सरकार ने पॉलिसी बनाई कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, मोदी जी ने किया है, लेकिन उसमें पॉलिसी में ये है कि अगर प्राइवेट है तो सरकारी नहीं, इसलिए मुझे अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि मेरे यहाँ मंसूरपुर में एक बेगराजपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जरूरत है सर मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक नया हाईवे जो अम्बाला से अगर इधर जोड़ेगा मुजफ्फरनगर, मेरठ तक जाएगा, मुजफ्फरनगर से गुजर के, उसका भी प्रस्ताव है, वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं है। वो अम्बाला से चलेगा, शामली के पास से होता हुआ, मुजफ्फरनगर के बीच से गुजरता हुआ, और फिर मेरठ में भी जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से गुजरता हुआ दोराले में जाके वो गंगा एक्सप्रेसवे या उसमें मिलेगा। तो हमारी कनेक्टिविटी पूरी इधर पूरब तक और इधर हरियाणा और पंजाब तक होगी। तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मेरा काम काऊ सेंचुरी का काम मेरा चल रहा है। काऊ सेंचुरी से क्या डेवलपमेंट होगा और उसका प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली अगर हम आम जनता को समझाना चाहें कि काऊ सेंचुरी से आम किसानों को या जो आम लोग हैं उन्हें ये फायदा होगा कि केंद्रीय मंत्री अगर जनता को संबोधित करते हैं तो वो काऊ सेंचुरी से क्या ऐसा सिनेरियो बदल जाएगा? हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की कल्पना मैंने की, भाई एक बड़ी सी हो काऊ सेंचुरी, मतलब काऊ सेंचुरी तो उसका नाम दिया, बड़ी जगह हो जहाँ एक साथ बहुत ज्यादा रखे जा सके, तो फिर वहाँ मैनेजमेंट बेहतर रहेगा। और अभी तक सरकार रख रही है, आम लोग तो जुड़े नहीं हुए उससे, उसको सरकार के सहयोग से जनता चलाए या NGO चलाए या शहर के लोग चलाए। तो हमने मेरे मंत्रालय के द्वारा ही हमने करीब 60 एकड़ जमीन है, उस पर काऊ सेंचुरी का निर्माण है शुरू करा। तो हम इसे बढ़ाएंगे, बन चुकी है करीब तैयार। इसमें CNG प्लांट लगाने जा रहा हूँ। जो काउडंग है, गोबर है, उससे CNG बनाएंगे। उसके अलावा जो गोबर बचेगा उससे खाद बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर, रॉक फॉस्फेट और सब मिनरल्स मिला के अच्छा खाद तैयार करेंगे। तो एक तो उसकी आमदनी शुरू हुई। एक हम उसके साथ साथ वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, जिसमें जो किसान है पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों को डेयरी की ट्रेनिंग दी जाएगी, करीब 20 करोड़ की लागत का वो भी है। और साथ के साथ एक मैत्री योजना है भारत सरकार की, जिसमें किसी भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो उसको जो 10वीं पास है उसको मैत्री बोलते हैं शब्द, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जो भारत सरकार हमेशा से कराती है। वो ट्रेनिंग सेंटर वहाँ होगी। तो एक तरह से कंप्लीट कोशिश ये है कि वो धीरे धीरे ये जो इस तरह की गौशाला है या काऊ सेंचुरी, ये पायलट प्रोजेक्ट है। और फिर जनता का सहयोग। अब मेरे इसमें ज़्यादातर शहर के उद्योगपति, समाज सेवी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। बहुत से लोगों ने तो ऐसा कर लिया है कि भाई हम पूरा दिन दिया करेंगे वहाँ पे, हम रहेंगे वहाँ। हमारे यहाँ कल्चर है, आप मथुरा जाएंगे तो शादी होती है, या शादी में या मौत के बाद दोनों पक्ष गौशाला में दान करते हैं। और एक धार्मिक एंगल हमारा है। तो एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं मुजफ्फरनगर के लोग वहाँ जाया करेंगे, घूमना करेंगे। भविष्य में वहाँ ओल्ड एज होम भी सोच है हमारी, ओल्ड एज होम भी वहीं पर बनेगा, जिससे बुजुर्ग गाय के बीच में, इस तरह की हमारी कल्पना है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। ये बन तो जाएगा, अब मुझे इसे चला के दिखाना। अगर ये कामयाब हुआ तो फिर मैं सबसे निवेदन करूँगा सिर्फ सांसद से, जनप्रतिनिधियों से, कि अपने अपने जनपद में जमीनें खूब पड़ी हुई हैं। आप मेरठ में हजारों बीघे जमीन गंगा खादर में आज भी है, मुझे मिली है जमीन, खूब जमीनें हैं पड़ी हुई। ये वेस्टलैंड थी जिसमें मैंने काम किया, और रेते के टिब्बे हैं, ना वहाँ कुछ पैदा होता ना कुछ होता, जहाँ मैं काऊ सेंचुरी बना रहा हूँ। ऐसी हर जिले में जमीन, लेकिन बड़ी बनाने से उसका मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हैं आपसे, जनता के सहयोग से इसे चला कर दिखाना है मुझे। पिछले दिनों आप पारुल चौधरी से मिलने गए थे, हम भी वहाँ थे। आपने घोषणा करी थी स्टेडियम, वहाँ पे लोगों की मांग थी। तो बच्चे, वो पारुल चौधरी ने भी आपसे एक विनती करी थी कि सर अगर यहाँ पे एक स्टेडियम, छोटा सा भी स्टेडियम बन जाए तो जो बच्चे मेरठ जिनको जाना पड़ता है कलेक्टर का स्टेडियम, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि पदक बहुत आ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बेटे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप तुरंत जाते हैं। तो स्टेडियम के लिए कुछ कहेंगे क्या? मैंने प्रधान को कह दिया था अगर जमीन वहाँ अवेलेबल है तो 100% स्टेडियम बनवाऊंगा, और बनना भी चाहिए।
और उन्होंने तो कमाल कर दिया ना। बिल्कुल सर। ऐसा कमाल तो मतलब पहली बार मुझे इसी शहर में मजा आया जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 मेडल आए और बिना सरकारी मदद। मैं हमेशा कहता हूँ जो ये कुछ बातें हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं उन बातों से और मुझे नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन मेरे पे बोलने बिना रहा नहीं जाता है। कुछ मजबूरी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कौन ही ऐसा है। दिल की बात आई जाती है। दिल की बात आ जाए बिना सरकार। अभी इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ, आप देखना कितना बड़ा परिवर्तन है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन, मुझे याद है, मेरे आज भी याद है कि नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुझे इतना आनंद आया था उस दिन मुख्यमंत्री जी की बात सुनकर जब उन्होंने कहा ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहीं जानी चाहिए, भाई खिलाड़ी वहाँ है। तो उस दिन मुझे पहली बार बड़ी खुशी हुई थी ये यूनिवर्सिटी आएगी। मैंने अपने क्षेत्र के करीब 400 से ज्यादा गाँव में जिम लगवाए और ये किसी सरकारी पैसे से नहीं है दोस्त। अच्छा बालियान साहब से एक सवाल और भी, सियासत में तो आप हीरो हैं, सिनेमा में भी दिलचस्पी है आपकी, सिनेमा भी देखते हैं क्या? हाँ। कौन सी फिल्म देखी थी पिछली बार, कौन सी देखी? जो समय आपको हालांकि कम मिलता है, लेकिन कौन सी फिल्में देखते हैं आप? अभी मैं कई बार देख लेता हूँ फिल्म। आप ये देखिए, बहुत शौक था पहले तो मुझे फिल्म देखने का। अब भी मैं साल में 1-2 फिल्में दोस्तों के साथ जाके मुजफ्फरनगर थिएटर में मैं देख आता हूँ। पिछली फिल्म कौन सी देखी थी आपने, तो कभी समय मिला हो? एक तो बाजीराव मस्तानी में देखने का लेकर था और एक शायद पानीपत थी, मतलब इस तरह की। कश्मीर फाइल्स में देखने गया था। कश्मीर फाइल्स के बाद मैंने आखिरी फिल्म स्टोरी ये देखी थी, केरला स्टोरी देखी। वो कश्मीर फाइल भी देखने गया था, केरला स्टोरी। तो मैं फिल्में देखता हूँ और संगीत का भी मुझे बड़ा शौक है। बालियान साहब के पसंदीदा हीरो कौन है? धर्मेंद्र। अभी जो नए जो हीरो हैं इनमें कोई नहीं, वो तो एक लीजेंड हैं। उनके अलावा नहीं, उनके अलावा मैं सबकी देख लेता हूँ फिल्में, लेकिन मेरे हीरो वही हैं। आपके हीरो वही हैं। हीरोइन, नायिका कौन है? नायिका मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे पुराने पसंद है मुझे। मधुबाला, हेमा मालिनी। किसान बड़े नाराज रहते हैं आपकी पार्टी से, आपसे भी, क्या कहेंगे इस पे कुछ? किसान या किसान यूनियन? किसान यूनियन ही नाराज रहती है, तो यूनियन अलग है, किसान अलग है? नहीं, देखिए हर किसान तो दोनों, किसान यूनियन भी किसानों की बात करती है, लेकिन 100% किसान तो उसमें नहीं। भाई 2022 में जब वो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बढ़ाई है, तो इस तो मत कहो किसान नाराज है। वहाँ उनकी अपनी बात हो सकती है, अपना तरीका हो सकता है। यूनियंस का कोई भी यूनियन हो, किसान यूनियन किसानों की बात करें तो सरकार के तो खिलाफ बोल लेंगे, सरकार की बढ़ाई तो करेंगे नहीं। लेकिन मैंने फिर भी उन्हें भी कहता हूँ हमेशा, कोई भी संगठन हो, सरकार से इतने रिश्ते जरूर रखने चाहिए कि संवाद हो सके, क्योंकि अब तो संवाद से होगा। कोई समस्या है भाई, लोकतंत्र में क्या तरीका है हल करने का? संवाद रहे, समाज से समझ। हाँ, हमारी आलोचना कीजिए, हमारे पर पॉइंट आउट कीजिए, किसान के हित में और बताइए हम क्या करें। लेकिन अगर आप विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, जाके विपक्ष के साथ विपक्ष की पैरोकारी करेंगे, तो फिर तो संवादहीनता अपने आप हो जाएगी। अगर मुझे कोई पता लग जाए मेरे विपक्ष का है बिल्कुल ही, तो किसान यूनियन, किसान संगठनों को किसी दल के साथ नहीं जुड़ना, मेरे साथ भी ना जुड़ा, लेकिन किसी और के साथ भी ना जुड़ा। जुड़ेंगे तो फिर ये असली समस्या ही है, वो सियासत शुरू हो जाए। पहले ऐसा नहीं था भारतीय जनता, लेकिन हर समस्या में बातचीत करते थे। किसान आंदोलन के बाद वो बातचीत बंद है, और उसका कारण ये है कि अगर आप ये कहोगे भाजपा को उठना दे, तो फिर भाजपा की सरकार बनेगी, तो कोई भी मुख्यमंत्री आपसे बात कैसे करेगा जब आप उसे कहो। हाँ, आप किसान की बात खूब कीजिए, खूब आलोचना कीजिए, तो शायद ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 2024 का चुनाव आने वाला है, संजीव बालियान जी की तैयारी कैसी है? चूंकि 5 के 5 साल लगातार आप अपने क्षेत्र में मेरे पूछ सकते हैं, कोई हो सकता है बहुत से लोग मेरे से सहमत हो और बहुत से लोग, कुछ लोगों को मेरा काम पसंद हो, कुछ को ना पसंद, एक अलग बात है। लेकिन ये सब लोग कहेंगे कि 24 घंटे उपलब्ध हूँ और 5 के 5 साल लगातार उपलब्ध रहता हूँ। वही दिनचर्या है, सुबह निकलना, रात तक लोगों के बीच में रहना, वही दिनचर्या चुनाव के समय पे रहती है। और तो वही दिनचर्या जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उसके अगले दिन आपको दिखाई देंगे। तो मेरे लिए नजदीक होने से ज्यादा मेरी दिनचर्या में या तैयारियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं लगातार, ना मैंने कोई कभी छुट्टी लेता, ना कभी आपको ऐसा सुनने में मिलेगा कि घर आया अगर मैं लगता हूँ तो ये समय मिलने का है, ये भी कभी कोई नहीं पूछेगा। और मैं अपने क्षेत्र में जितने गांव हैं या शहर हैं, तो ऐसा कोई बचता नहीं कि जो साल में एक चक्कर ना हर गांव में मार दूं। संजीव बालियान क्षेत्र में घूम रहे हैं, 5 ऐसा प्रोजेक्ट आप बता दीजिए कि जनता के बीच में आप 5 ऐसी बातें लेके जाएंगे। मैं
सबसे पहले तो जो 9.5 साल में 10 साल में जो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम हुए हैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, पहली बात तो लेके जाऊंगा, उपलब्धियां लेके जाएंगे। काम सबसे बड़ी, काम से बड़ा कुछ। स्वाभाविक। दूसरी सबसे बड़ी मानता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लैंड ऑर्डर की स्थिति जो शानदार हमारे यहाँ हुई है वो लेके, और चूंकि देश का चुनाव है तो देश के लीडर के बारे में लेके जाएंगे। भाई मोदी जी है, मोदी जी ने क्या किया, क्योंकि फिर सिर्फ मुजफ्फरनगर तो रहेगा नहीं, ये पूरे देश के आज क्या है परिस्थिति है, क्या है इंटरनेशनल स्तर पे हमारी पहचान कितनी बदली है, हम कितने ताकतवर हुए हैं, आज देश का स्थान उसको का, ये भी हमें अच्छा लगता है। पांचवा, आने वाले समय में मुझे इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना, और मुझे सड़कें बन गई, बिजली का काम हो गया, बिजली के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगे हैं। जितने बिजली घर आज़ादी के बाद से 14 तक बने थे उससे ज़्यादा मैंने बना दिया 10 साल में। बिजली गांव में 18 घंटे आने लगी, शहर में 24 घंटे आने लगी, मोदी जी योगी जी की देन है। तो मुझे अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट इस पर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट पर। मैं देखता हूँ बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आ पा रही, जो लैंड की प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्रीज पहले थी वही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। शुगर इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत शुगर, पेपर मिल, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरनगर में पेपर मिल और आयरन मिल, लेकिन लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्पीड बेहतर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ के बच्चे को जाना पड़ रहा है बाहर नौकरी के लिए। तो मेरा आने वाला समय 5 साल, चूंकि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये सब चीज़ें जरूरी हैं किसी इंडस्ट्री को आने में और एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैं आने वाले 5 साल इम्प्रूवमेंट पर काम करना चाहता हूँ कि कैसे मेरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हों, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हूँ या एनिमल हस्बेंड्री से या किसी भी सेक्टर से हूँ। लेकिन मैं अगले 5 साल अगर जनता मुझे, पार्टी मुझे मौका देगी, जनता मुझे मौका देगी, तो मेरा फोकस इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट पैदा करने को होगा, स्वरोजगार, रोजगार को पैदा करना।